तो ये इसकी एक इसकी एक सिफारिश क्या थी कि हमें फेडरेशन ऑफ इंडिया का गठन करना है, भारतीय संघ का निर्माण, भारत को एक संघ बनाना है। तो यहां तक ठीक है। फिर दूसरी, ये देखो, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब आपके कथन आ गए कि कैबिनेट प्लान के चार स्टेटमेंट आ गए। एक स्टेटमेंट आ गया कि कैबिनेट प्लान ने यूनियन ऑफ इंडिया की स्थापना की बात की, और दूसरा, इन्होंने पाकिस्तान के गठन की मांग को भी स्वीकार किया था। तो ध्यान रखना, इसने न तो यूनियन ऑफ इंडिया की बात को स्वीकार किया और न ही इसने अलग पाकिस्तान को बनाने की बात को स्वीकार किया था। दोनों ही बातें गलत हैं। इसने फेडरेशन ऑफ इंडिया की बात की और इसने कहा अलग पाकिस्तान की मांग हम नहीं मान रहे हैं, हम अलग पाकिस्तान की मांग को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। तो ध्यान रखना, इसने अलग पाकिस्तान की मांग को स्वीकार नहीं किया था, क्योंकि मुस्लिम लीग कह रही थी हमें अलग पाकिस्तान बनाना है मुस्लिमों के लिए, और फिर हम अलग पाकिस्तान का, हम अपना एक अलग संविधान हम खुद रचेंगे। हम एक ही संविधान सभा का हिस्सा नहीं बनेंगे, हमारी संविधान सभा अलग होगी जो हमारे अपने देश यानी पाकिस्तान का संविधान लिखेगी। तो कैबिनेट प्लान ने कहा हम फिलहाल आपकी इस अलग पाकिस्तान की मांग को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। इसलिए मैं बार बार जोर दे रहा हूं, इसकी सिफारिशों में कई बार ये स्टेटमेंट आ जाते हैं और फिर ये अपने से गलत हो जाते हैं कि क्या अलग पाकिस्तान की मांग को कैबिनेट मिशन ने स्वीकार कर लिया था? उत्तर है नहीं। ठीक है, आगे देखो, नंबर 3 पॉइंट। कैबिनेट जो प्लान था, उस कैबिनेट प्लान में कहा कि संघ के पास हम ज्यादा ताकत नहीं देने वाले हैं। हम जो संघ का, जो भारत को एक संघात्मक ढांचे में बदलने का जो हमारा विचार है, उस भारत के उस संघात्मक ढांचे में जो संघ सरकार होगी, क्योंकि जब किसी भी देश में संघात्मक व्यवस्था स्थापित की जाती है, किसी भी देश में जब संघ का निर्माण किया जाता है, तो संघ का मतलब ही है वहां दो सरकारें हैं। एक संघ सरकार जिसको हम केंद्र सरकार के रूप में जानते हैं, और एक होती है राज्य सरकारें। और संघ और राज्यों के बीच में संविधान शक्तियां बांट करके चलता है ताकि विवाद कम से कम हो। यही होता है। अब यहां भी देखो, ये कह रहा है कि जो भारत को, क्योंकि पहली सिफारिश में इसने कह दिया भारत को हम क्या बना रहे हैं, संघ बना रहे हैं, तो संघ बना रहे हैं तो संघ सरकार होगी। लेकिन इसने कहा संघ सरकार के पास केवल 3 विषय ही हम रखने वाले हैं, संघ को हम कोई बहुत ज्यादा ताकत नहीं देंगे। केवल संघ के पास कितने विषय होंगे? 3। कौन कौन से? विदेशी मामले, सुरक्षा और कम्युनिकेशन। 3, फॉरेन, डिफेंस और कम्युनिकेशन। ये 3 विषय कौन संभालेगी? संघ। और बाकी विषय किसके पास होंगे? स्टेट के पास, बाकी विषय राज्यों के पास। तो इसका मतलब क्या था? कैबिनेट प्लान कोई बहुत ताकतवर संघ सरकार बनाने का फेवर कर रहा था क्या? उत्तर है नहीं। कैबिनेट प्लान में तो एक कमजोर सा ही संघ बनाने की बात है, यानी कि एक ऐसा संघ बनाना चाह रहा है जिसमें संघ सरकार बड़ी कमजोर हो और प्रांतों की सरकारें बड़ी ताकतवर हो, क्योंकि इसके पास तो मात्र 3 विषय हैं, बाकी विषय तो सारे राज्यों के पास देने की बात कह रहा है। ठीक है। अब देखो, अवशिष्ट विषय किसके पास होंगे? ये अपनी प्लान बता रहा ना भाई, हर आदमी आया उसने अपनी प्लान बताई कि आप ऐसे ऐसे कर लेना भारत में। तो इसने भी कहा कि जो भारत में जो अवशिष्ट विषय होंगे, यानी उन 3 जो सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, उन तीनों विषयों में, उन तीनों सूचियों के विषयों के अलावा जो बचे हुए विषय होंगे, वो विषय किसके पास होंगे? प्रांतों के पास। तो क्या हमने ये बात भारत के संविधान निर्माताओं की जची थी क्या? कि क्या कोई ये बता सकता है कि भारत में जो अवशिष्ट विषय हैं वो केंद्र सरकार के पास है कि राज्य सरकार के पास? कोई भी, एनीवन? भारत में अवशिष्ट शक्तियां किसके पास हैं, यानी अवशिष्ट विषयों को चलाने के लिए अवशिष्ट शक्तियां हैं, तो ये किसके पास है? अवशिष्ट शक्तियां राष्ट्रपति के पास हैं। नहीं, राष्ट्रपति के तो पास है, लेकिन राष्ट्र, इसका मतलब अपन विधायी, विधायी में या तो केंद्र संसद कानून बनाएगी या राज्यों की विधानसभाएं। तो मैं ये पूछना हूं कि जो अवशिष्ट विषयों के बारे में अगर कानून बनाना पड़े तो कौन बनाएगा? केंद्र की सरकार यानी संसद, संसद बनाएगी कि कौन बनाएगा? विधानसभाएं बनाएंगी कि कौन बनाएगा?
हाँ वनीता। सर केंद्र में होंगे अवशिष्ट विषय, भाई केंद्र अवशिष्ट सरकार। अवशिष्ट विषय केंद्र के पास होंगे, और केंद्र में विधायिका को हम क्या कहते हैं? संसद। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो विषय बांटी हुई है ना, ये विषय बांटे हुए विधायी शक्तियों को लेकर कि इन विषयों पर कानून कौन बनाएगा। तो जो अवशिष्ट विषय होंगे उन पर कानून कौन बनाएगा? हाँ मोनिका। संसद बनाएगी। हाँ, इस पर संसद बनाएगी। देखो 1935 का जब हम कानून पढ़ रहे थे, भारत सरकार अधिनियम, तो क्या कोई मुझे बता सकता है उसमें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूचियां थी? उन तीनों सूचियों में हमने कितने कितने विषयों की बात की थी? कितने कितने विषय शामिल है? कोई बताना चाहिए जिसको याद हो। 1935 के कानून में तीन सूचियां थी, और हमने वहां बात की थी कि अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल के पास हैं। उन तीनों सूचियों में कितने कितने विषय थे? कोई किसी के भी पास संख्या याद हो तो। और मैंने ये भी कहा था याद रखना ये इंपॉर्टेंट है। हाँ कोई भी। सर संघ सूची में तो 59 विषय थे। अच्छा, संघ सूची में कितने बताए? चलो मैं ही बता देता हूं आपको। मुझे लगा कि कोई ना कोई तो लगा ही देगा ये सारे। संघ सूची में 59 थे, मतलब 59। राज्य सूची में मेरे भी याद है 54, और समवर्ती में थे 36, मतलब 36। ऐसे आपको याद रखने में, ऐसे गड़बड़ मत करो। तो चलो बात को आगे बढ़ाते हैं। वो बात आ गई थी तो अपन ने इसको रिकॉल कर लिया, अपने याद रह गई कि अवशिष्ट विषय। अब देखो कैबिनेट भारत सरकार में तो अवशिष्ट विषय दिए गवर्नर जनरल को, भारत के संविधान ने अवशिष्ट विषय दिए संसद को, और कैबिनेट मिशन ने अवशिष्ट विषय दिए प्रांतों को। इसका मतलब ये किसको ताकतवर बनाने के चक्कर में है? प्रांतों की सरकारों को। तो जैसा उस समय भारत की सिचुएशन थी, तो सोच के देखो, अगर उस टाइम राज्यों की सरकारों के पास बहुत ज्यादा शक्तियां होती, तो क्या आज जो हम भारत एक एकजुट, एक अखंड भारत के रूप में जो हमें नजर आता है, इतना बड़ा भारत एकजुट नजर आता है, क्या इतना हम रख पाते? क्या इन सब को क्या हम मतलब आपस में बंधुता के साथ में बांध करके रख पाते क्या? उतना नहीं। इसलिए हमारे संविधान निर्माताओं ने संघ को ज्यादा मजबूत बनाया, संघात्मक होते हुए भी संघ को ज्यादा मजबूत बनाया। क्यों? क्योंकि हमें पता है सिचुएशन खराब है, और अगर ऐसे हालातों में राज्य बहुत ज्यादा ताकतवर हो जाएंगे, तो कल को हो सकता है कि राज्य, कोई भी राज्य बहुत ज्यादा स्वायत्ता मांग ले, अलग होने की बात करना शुरू कर दे। इस तरह की चीजें पैदा हो सकती हैं। ये इस तरह का किसी के भी मन में ऐसे भाव पैदा हो सकते हैं किसी राज्य के। तो उन्होंने संघ को ज्यादा मजबूत बनाया, जबकि इसलिए हमने अवशिष्ट शक्तियां संसद को दी, और जबकि ये लोग क्या करें, प्रांतों को दे दो। तो प्रांतों को कैसे दे दें? फिर तो गड़बड़ हो जाएगा। और उस समय तो नया नया देश आजाद हुआ था, और सब एक देश के रूप में बंध रहा था, अपना देश एक राष्ट्र के रूप में उभर करके सामने आ रहा था। तो अगर ऐसे में इस राज्य इतने ताकतवर हो जाएं, तो फिर गड़बड़ भी तो हो सकती है कल को। अब देखो, अब ये आ गए, बिल्कुल वो फैक्ट आ गए हैं जो आपने क्लास 11 में, 12 में, 10th में, 9th में जरूर थोड़े बहुत कभी ना कभी जरूर पढ़े। ये ऊपर वाली चार तो भले ही आपने, पहले वाली तो शायद नहीं पढ़ी होगी, कि कैबिनेट मिशन ने भारतीय संघ के लिए कौन सा शब्द यूज किया, ये शायद नहीं पढ़ी होगी।
अलग पाकिस्तान की मांग को स्वीकार किया कि नहीं किया, ये भी शायद नहीं पढ़ा होगा। लेकिन ये नीचे वाले, अब पॉइंट नंबर 5 को देखो। इसने ये बताया कि जो भारत में जो संविधान सभा बनेगी उसमें कितने लोग होंगे। इसने कहा 389 होंगे भाई। कितने लोगों की संविधान सभा बनानी है आपको? 389 की, ठीक है। तो क्या जो 389 लोग होंगे वो डायरेक्टली इलेक्टेड होंगे कि इनडायरेक्टली इलेक्टेड होंगे? तो ध्यान रखना है, अप्रत्यक्ष निर्वाचन होगा। अप्रत्यक्ष निर्वाचन आते ही आपके दिमाग में ये फिर से कीड़ा आ जाना चाहिए कि अप्रत्यक्ष निर्वाचन का मतलब है जहां पर सीधे जनता वोट नहीं डालेगी, जनता के चुने हुए प्रतिनिधि फिर आगे वोट डाल करके इनको चुनेंगे। यहां तक क्लियर कट हो गए। तो ये 389 जो मेंबर्स थे वो क्या सारे के सारे निर्वाचित थे क्या? अगर आपके ऐसे आ जाए कि संविधान सभा के ये सभी सदस्य निर्वाचित थे, तो आप गलत कर देना, निर्वाचित नहीं थे। अब आपसे पूछ ले कि नहीं, संविधान सभा आंशिक रूप से निर्वाचित और आंशिक रूप से मनोनीत सभा थी, तो आप इसको यस कर देना, सही है। आंशिक रूप से निर्वाचित और आंशिक रूप से मनोनीत का मतलब था कि इसके कुछ सदस्य तो निर्वाचित होकर के आए थे और कुछ सदस्यों का मनोनयन हुआ था, वो मनोनीत हुए थे। तो अगर आपके ये आता है कि निर्वाचित एवं मनोनीत दोनों ही तरह की ये एक संस्था थी, संविधान सभा कैसी संस्था थी? निर्वाचित और मनोनीत दोनों ही तरह की थी, तो यस। आंशिक रूप से निर्वाचित आंशिक रूप से मनोनीत थी, तो भी यस। अगर वो ये पूछ ले, अब आपके निर्वाचित तक तो समझ में आ गया कि सर हाँ ठीक है, आधे तो वोट से चुन करके आए हुए लोग थे और आधे जिनको सीधे मनोनीत किया गया था, ये बात तो सर समझ में आ गई। तो निर्वाचित और मनोनयन आए तो आपने टिक कर दिया, यस है, ठीक है। लेकिन अब वो निर्वाचन में भी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष डाल दे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। क्यों? अभी आपको उतना गहराई से पढ़ा नहीं, ध्यान रखना। अगर वो पहला स्टेटमेंट दे कि संविधान सभा आंशिक रूप से निर्वाचित और आंशिक रूप से मनोनीत संस्था थी, तो यस, ओके ठीक है, पहला कथन सत्य। अब वो दूसरे कथन में दे दे कि संविधान सभा आंशिक रूप से प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित एवं मनोनीत संस्था थी, या वो इसी को ऐसे ही दे दे सीधा ही कि संविधान सभा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित एवं मनोनीत संस्था थी, तो आपको लगेगा ऊपर हमने आंशिक रूप से निर्वाचित एवं आंशिक रूप से मनोनीत को हमने यस टिक किया है, तो इसका मतलब निर्वाचित तो थी। अब पढ़ने वाले तो दिमाग लगा लेंगे कि यार उस समय भारत में कहाँ प्रत्यक्ष निर्वाचन हुआ होगा, अंग्रेजों ने तो मुश्किल से ही 5-10% लोगों को वोटिंग का राइट दे रखा था, तो वहां कहाँ जनता ने वोट देख करके इसको चुना होगा। तो वो तो आइडिया लगा लेंगे, लेकिन इतना आइडिया तभी होता है जब अपना इतना समझ आधारित पढ़ते हैं। तो ध्यान रखना, दूसरा कथन गलत कर देना कि प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित संस्था नहीं है, अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित संस्था है और मनोनीत तो है ही। और अब आपसे कोई ऐसे दे दे, फिर से घुमा दे कि भारत की संविधान सभा पूर्ण रूपेण एक मनोनीत सभा थी या पूर्ण रूपेण एक मनोनीत संस्था थी, गलत कर देना। पूर्ण रूपेण मनोनीत संस्था का मतलब है सारे ही लोग क्या मनोनीत थे क्या? उत्तर है नहीं। दूसरा, इसी को वो फिर ऐसे पूछ लेगा, भारतीय संविधान सभा पूर्ण रूपेण अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित संस्था थी, फिर गलत कर देना। पूर्ण रूपेण नहीं है, आंशिक निर्वाचित संस्था है और आंशिक मनोनीत। अब देखो, मैंने इसको किस किस रूप में आपसे पूछा जा सकता है वो सारे रूप मैंने डिस्कस कर दिए हैं। इसके बाद में गलत हो तो फिर आप देख लेना फिर किसकी गलती है, वो आप सोच, आपके पास सोचने वाली बात है, आपको सोचना है। मैंने इसके हर एक क्या क्या डायमेंशन हो सकते हैं, क्या क्या आयाम हो सकते हैं, मैंने हर आयाम को खोल करके आपको बता दिया है। तो बात को आगे बढ़ाते हैं। ये अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित थी और एक मनोनीत संस्था थी, ठीक है। अब इसने बताया कि 389 लोग हैं, उन 389 में से 292 सीटें प्रांतों से भरी जाएंगी। 292 सीटें कहां से हैं? प्रांतों से, ब्रिटिश प्रांतों से 292 लोग निर्वाचित होकर के आएंगे। 292 तो आ गए प्रांतों से, और चार जो लोग हैं वो कहां से आएंगे? चार चीफ कमिश्नर क्षेत्र। चीफ कमिश्नर क्षेत्र
मतलब एक तरह से जैसे आजकल हम नहीं बोलते हैं क्या केंद्र शासित, जैसे 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं भारत में वर्तमान में, तो वैसे ही उस टाइम भी ये चीफ कमिश्नर क्षेत्र बोले जाते थे, कि वहां सीधा एक चीफ कमिश्नर होता था, और उसी के माध्यम से इन एरियाज का सीधे सीधे ब्रिटिश सरकार शासन चलाती थी। जैसे केंद्र शासित प्रदेश का मतलब ऐसा प्रदेश जहां सीधे केंद्र का शासन होता है, वहां राज्यों की अपनी सरकारें नहीं होती, सीधे वहां पर केंद्र का हस्तक्षेप होता है और केंद्र के ही इशारों पर वहां का शासन चलता है। ऐसे ये 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्र थे, जहां पर एक चीफ कमिश्नर नाम से एक व्यक्ति बैठता था, इस पद का एक व्यक्ति बैठता था, और वो सीधे ब्रिटिश सरकार से दिशा निर्देश लेकर के वहां का शासन चलाता था। तो आप समझ गए होंगे आज के केंद्र शासित प्रदेश की तरह 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्र थे, नाम याद कर लेना। एक था दिल्ली, एक अजमेर मेरवाड़ा नाम से था, और एक कुर्ग, और एक बलूचिस्तान। ये 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्र हुआ करते थे। तो इन्होंने 4 सीटें इन 4 क्षेत्रों को दे दी। तो कुल मिलाकर के ब्रिटिश भारत से कुल कितने लोग इस सुविधा, अब देखो यहां ना हर एक शब्द घुमावदार है, प्रश्न को ध्यान रखना है। अब मान लो मैंने ऐसे ऐसे दे दिया आपको कि 389, कुल सदस्य संख्या 389 में से 292 सदस्य ब्रिटिश भारत से चुनकर आने थे, या ये कह दे कि 389 में से 292 सीटें ब्रिटिश भारत के लिए रखी गई थी। क्या ये कथन सत्य है क्या? मैं क्या कह रहा हूं कि 389 में से 292 सीटों को ब्रिटिश भारत के लिए रिजर्व किया गया था। ब्रिटिश भारत के लिए रिजर्व किया गया था कि ब्रिटिश भारत से 292 लोग चुन करके कहाँ आएंगे, इस आपकी संविधान सभा में आएंगे। तो क्या ये कथन सत्य है क्या? उत्तर है गलत है। अब आप कहोगे सर 292 ही तो है जो ब्रिटिश प्रांत, अरे ये ब्रिटिश प्रांतों से हैं। जैसे मान लो अब जैसे राज्य और केंद्र शासित होते ना, जब आपसे पूछा जाए भारत की टेरिटरी में कितने हैं, अब आपसे कोई पूछे कि भारत के अंतर्गत कितना क्षेत्र आता है, तो आप कहोगे केंद्र शासित प्रदेश भी भारत में ही आते हैं, राज्य भी भारत में ही आते हैं। और भारत ने अगर कोई क्षेत्र अर्जित किया है, किसी दूसरे से कोई क्षेत्र अर्जित किया है, हासिल किया है, रिक्वायर किया है, तो वो भी उसमें ही आएगा। तो उससे बनता है भारत की टेरिटरी। ये अनुच्छेद नंबर 1 के भाग 3 में है, ये मैंने उस शॉर्ट्स वीडियो में बताया हुआ है, अच्छे से समझाया है। ऐसे ही देखो, ब्रिटिश भारत में ब्रिटिश प्रांत भी थे और चीफ कमिश्नर क्षेत्र भी थे, तो दोनों से मिलकर के बना था ब्रिटिश भारत। अब मैंने प्रश्न घुमाया, मैंने कहा कि ब्रिटिश भारत से 389 से 292 सदस्य जाने थे, तो 292 जाने थे कि 296 जाने थे? 92 + 4, ये 4 भी तो ब्रिटिश क्षेत्र ही है। बस ये सीधे चीफ कमिश्नर क्षेत्र है, वहां सीधे ब्रिटिश सरकार का शासन है, और यहां पर प्रांतों में गवर्नर है, उन गवर्नर का शासन है। बस इतना ही तो अंतर है, शासन तो अंग्रेजों का ही है। तो अगर ये प्रश्न आए कि ब्रिटिश भारत के लिए 296 सीटें रखी गई, तो उत्तर सही है। और अगर ये आए कि ब्रिटिश भारत के लिए 292 सीटें रिजर्व की गई, तो गलत है। ये प्रश्न आया कि ब्रिटिश प्रांतों के लिए 292 सीटें रिजर्व की गई, तो सही है। तो ये आपको क्लियर करना है। 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्र कौन हो गए? दिल्ली, अजमेर मेरवाड़ा, ये अपने वाला जो अजमेर है राजस्थान वाला, ये एरिया पहले चीफ कमिश्नर था, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्षेत्र था। यहाँ पर सीधे ब्रिटिश सरकार का सीधे शासन था। चीफ कमिश्नर एक मुख्य आयुक्त, यहाँ पर एक पदाधिकारी होता था जो यहाँ बैठता था अजमेर में। कुर्ग और बलूचिस्तान, 93 सीटें किसको दी? देशी रियासतों को। यानी कि देशी रियासतों के राजा कितने लोगों को मनोनीत करेंगे? 93। इसका मतलब देशी रियासतों को कितना प्रतिनिधित्व मिलेगा? 93 लोगों का। तो तो इसका मतलब क्या हो गया? 296 सीटें ब्रिटिश भारत को रिजर्व कर दी गई, ब्रिटिश भारत के लिए 296 सीटें तय हो गई, और 93 सीटें हैं वो देशी रियासतों के लिए रिजर्व कर दी।
कि 93 लोग देशी रियासतों से चुन करके आएंगे और 296 ब्रिटिश भारत से चुन के आएंगे। उस 296 में से 292 ब्रिटिश प्रांत से चुन करके आएंगे और चार चीफ कमिश्नर क्षेत्रों से चुन करके आएंगे। 93 लोग देशी रियासतों से चुन करके आएंगे। ध्यान देना है, जब मैं चुन करके बोल रहा हूं तो चुन करके का मतलब कोई इलेक्शन ही नहीं होता। चुनना तो मनोनयन में भी तो आप चुनते ही हैं किसी न किसी आदमी को। तो ये जो 93 लोग हैं, इनका तो होगा मनोनयन, ये तो होंगे नॉमिनेट, ये तो होंगे नामित, ये होंगे नामांकित। ये मैंने अपन देखो, पहले जब हम संवैधानिक विकास पढ़ रहे थे तब ये शब्द अच्छे से पढ़े थे, वायसराय मनोनीत करेगा भारतीयों को। तो ये जो 93 लोग हैं, ये तो अपने जो देशी राजा हैं वो सीधे मनोनीत करेंगे, यानी वो क्या करेंगे कि ये आदमी ठीक है, इसको हमने संविधान सभा भेज दिया, कोई चुनाव उनाव नहीं हुआ। तो ये तो हो गए मनोनीत। तो जो 93 लोगों का तो होगा मनोनयन, और 296 का क्या होगा, निर्वाचन। यानी 296 होंगे इलेक्ट और 93 होंगे नॉमिनेट। तो क्लियर, इसका मतलब क्या हो गया, इलेक्टेड और नॉमिनेटेड संस्था बन गई है संविधान सभा, कंस्टिट्यूएंट असेंबली क्या हो गई है, इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड संस्था है, जिसमें 93 नॉमिनेटेड। आगे की क्लास अब अगले वीडियो में होगी, लेकिन आपके लिए एक ज़रूरी सूचना है। इन क्लासेज की पीडीएफ फाइल प्राप्त करने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप से जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए आपके स्क्रीन पर जो नंबर शो हो रहे हैं उन पर, या डिस्क्रिप्शन में जो मोबाइल नंबर हैं उन पर आप अपनी डिटेल्स व्हाट्सएप नंबर सहित भेज सकते हैं, ताकि आपको जल्द से जल्द व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप से जोड़ करके पीडीएफ फाइल उपलब्ध करवाई जा सके।